चलिए बात करेंगे बुलेटिन में छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों की। रायपुर से खबर मिल रही है, जहां आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है और आज सदन की कार्रवाई में चौथे दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। बता दें आपको, कल सीएम भूपेश बघेल ने पटल पर 2500 करोड़ का अनुपूरक बजट रखा। सदन में कार्रवाई के दौरान कल भी हंगामा हुआ था और हंगामा आज भी होने के आसार हैं। आज शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है। आज शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है, आज भी हंगामा होने के आसार हैं। कल तीसरे दिन बता दें, मुख्यमंत्री ने 2500 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन में पटल पर रखा था। आज अनुपूरक बजट पर सदन में चर्चा होगी। 31 दिसंबर तक चलने वाला ये शीतकालीन सत्र, जिसका चौथा दिन है, और लगातार हम देख रहे हैं, बीते 3 दिनों की बात करें तो लगातार हंगामा भी हुआ। पहले दिन तो सिर्फ श्रद्धांजलि दी गई दिवंगत नेताओं को और उसके बाद सदन की कार्रवाई दूसरे दिन के लिए स्थगित हो गई थी, दूसरे दिन तक के लिए। दूसरे दिन मोतीलाल वोरा को श्रद्धांजलि दी गई थी सदन में सबसे पहले। उसके बाद अलग अलग मसलों पर हंगामा देखने को मिला। दूसरे दिन भी सदन से विपक्ष ने वॉकआउट किया था। कल तीसरे दिन की बात करें तो तीसरे दिन भी काफ़ी गहमागहमी हुई, जब रमन सिंह ने मानव तस्करी की परिभाषा सरकार से पूछी और गृह मंत्री के जवाब से रमन सिंह संतुष्ट नजर नहीं आए। हालांकि कल मुख्यमंत्री ने 2500 करोड़ का अनुपूरक बजट पटल पर रखा, आज उस पर चर्चा होगी। लगता है छत्तीसगढ़ में किसान सियासी फुटबॉल बन गया है। विधानसभा में किसानों के हितों पर बात होनी थी, लेकिन सदन में सार्थक बहस के बजाय आरोप प्रत्यारोप ही लगते रहे। देखिए रिपोर्ट। किसान दिवस के दिन भी सदन में संग्राम देखने को मिला। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने किसानों के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। प्रदेश में धान खरीदी और किसान आत्महत्या के मुद्दे पर बीजेपी काम रोको प्रस्ताव लाई, लेकिन इसकी मंजूरी और आसंदी की व्यवस्था को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। आसंदी की व्यवस्था से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया। बाद में आसंदी ने माफी भी मांगी, जिसे कार्रवाई से विलोपित कर दिया गया। कुल मिलाकर तीसरे दिन सदन की कार्रवाई किसान मुद्दे की भेंट चढ़ गई। किसान दिवस पर जो छत्तीसगढ़ में किसानों की दुर्गति है, उसको लेकर के स्थगन के माध्यम से हम किसानों के हित में चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से मामले आए हैं और आने के बाद में अपनी बात सब लोग जो रखना चाहते हैं, कहीं न कहीं उसमें जो व्यवधान हुआ है, निश्चित रूप से यदि समय मिलेगा तो सभी लोग उसमें चर्चा करेंगे और इसी प्रकार का व्यवधान रहेंगे तो आखिर हमारे तैयारी करके आने का, चर्चा करने का क्या महत्व होगा। छत्तीसगढ़ में किसानों के सामने ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसका जिक्र भारतीय जनता पार्टी के साथी कर रहे थे सदन में। उनको चाहिए कि केंद्र सरकार के जो बिल है उसके खिलाफत करे ताकि किसानों को खुशहाली हो सके। उधर किसान आंदोलन के समर्थन में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने उपवास किया। टीएस सिंहदेव ने कहा कि जब तक किसानों का धरना चलेगा तब तक हफ्ते में एक दिन उपवास रखेंगे। किसान दिवस के दिन मुझे लगा कि देश के किसान जब अपनी आवाज उठाना चाह रहे हैं और उनकी सुनी नहीं जा रही है, तो हम लोग कुछ नहीं तो कम से कम उनके साथ खड़ा होने के लिए कोई कदम उठा सकते हैं, और इसीलिए मैंने आज पूरे दिन उपवास रखने का निर्णय लिया। हर हफ्ते एक दिन मैं ये पूरा उपवास रखूंगा जब तक किसानों का मामला हल नहीं होता। प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले से ही किसान सियासी मुद्दा बना हुआ है। कर्ज माफी और धान पर बोनस के वादे पर कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी। उसके बाद हुए उपचुनाव में भी कांग्रेस ही जीतती आ रही है, लेकिन सत्ता हाथ से जाने के बाद बीजेपी को भी अच्छी तरह से समझ आ गया कि बिना किसान के राज्य में उसकी नैया पार नहीं लगने वाली है। यही वजह है कि सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी साल के 12 महीने किसान राग अलाप रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार किसानों के मुद्दे पर एक के बाद एक कदम उठाकर आगे बढ़ रही है और अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा का तीसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष ने किसानों की मौत और कोरोना से हुई मौतों के बाद 2 बार वॉकआउट किया, तो वहीं कोरोना से मौतों पर विपक्ष ध्यान आकर्षण लेकर आया, जिस पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। साथ ही अधिकारियों की नाराजगी से विपक्ष नाराज नजर आया। कोरोना से मौत के मामलों पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। सरकार के नगर
नगर नार संयंत्र के निजीकरण को लेकर लाए शासकीय संकल्प को लेकर भी विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। अब आज होने वाली चौथे दिन की कार्रवाई में इस मुद्दे पर विपक्ष हंगामा कर सकता है। सीएम भूपेश बघेल ने सदन के पटल 2500 करोड़ का अनुपूरक बजट तीसरे दिन यानी कल रख दिया। आज उस पर चर्चा होगी। उनके उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सारे डॉक्यूमेंट फर्जी तरीका से पंजीयन कराया गया, फर्जी तरीका से निरीक्षण भी हुआ और उनका 40,000 टन किसको बोलते हैं उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ अब उन्हीं का तो मैं जांच चाह रहा हूँ। अब उनका जांच कराने में इनको क्या दिक्कत हो रही है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैं जांच चाह रहा हूँ और मेरी उपस्थिति में जांच करा दीजिएगा। मैं इतना डाटा पढ़ के डाटा दिया हूँ, मैं गलत ढंग से। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने सारे डॉक्यूमेंट दे दिया, राइस मिल का बता दिया, नाम बता दिया ओनर का, उसके बाद भी बोलते हैं कि मेरे को नाम बताओ, कोई दस्तावेज दे दो। आपको सारी चीज बता चुके, केवल आपको इतना ही आग्रह कर रहे हैं कि जांच करा दीजिए। माननीय समझ उनके उपस्थिति में आप घोषणा कर दीजिए, पहले सदस्य की उपस्थिति में जांच हो जाए। 21 तारीख के प्रश्न उत्तरी में भी उनका डिटेल है। अब माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, आप बैठिए। कि कस्टम मिलिंग से पहले उनका जो पंजीयन और जो दस्तावेज जमा करना रहता है, उसमें सभी दस्तावेज का मैंने वो कहा, और ये तो सतत निरीक्षण होता है। अगर कोई भी गलत जानकारी दिया हो तो वैसा ही वो अपराधी है। आप, मैं बोल तो रहा हूं कि आपके पास जो दस्तावेज हो उसको हमको उपलब्ध करा दीजिए, आप जिसके ऊपर आपको आपत्ति, हम उसको जांच करा लेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में मानव तस्करी से जुड़ा मुद्दा जोर शोर से गूंजा। पूर्व सीएम रमन सिंह ने मानव तस्करी का मामला उठाया। उन्होंने इसकी रोकथाम के लिए होने वाली कार्रवाई की जानकारी भी मांगी। पूर्व सीएम ने पूछा कि मानव तस्करी को लेकर स्टेट कमेटी ने क्या क्या निर्णय लिए हैं, क्या इसके लिए किसी अधिकारी की नियुक्ति की गई है। सवाल के दौरान रमन सिंह ने गृहमंत्री पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। इस पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि इसके लिए डीआईजी स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वहीं रमन सिंह ने कवर्धा की लड़की की तस्करी का मामला उठाया था, जिसके जवाब में गृहमंत्री ने इसकी पूरी जानकारी देने की बात कही। मानव तस्करी और मानव तस्करी का मूलतः मंत्री जी को जो जवाब देना था कि किस प्रकार स्टेट में एक स्टेट लेवल की जो कमेटी होती है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल बनता है, जिसमें एडीजी या डीजी अधिकारी रहते हैं। उन्होंने अंत तक नहीं बताया कि इस सेल के चेयरमैन कौन है। 8 जिलों में ही एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की स्थापना हुई है, बाकी पूरे खाली हैं। ये पूरे छत्तीसगढ़ में जसपुर से लेकर रायगढ़ तक, रायगढ़ से लेकर राजनांदगांव तक जिस प्रकार हजारों बेटियों को ले जाया जा रहा है, ना उसकी मॉनिटरिंग है, ना उसका रजिस्टर है, ना ये जो सेल है सिर्फ दिखावे का है। इस सेल की जवाबदारी होती है कि उसको कांस्टेंट मॉनिटरिंग करे। कि मानव तस्करी के 18 में 52 मामले सामने आए, 19 में 51 मामला सामने आया और अभी 20-21 पूरा समाप्त नहीं हुआ है। इसमें 27 मामले सामने आए हैं। उनके प्रश्न का 2 साल का जवाब। रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है, तो उसका जवाब भी मैंने दिया और बताया कि जो एनजीओ है, महिला बाल विकास है, पंचायत विभाग है, श्रम विभाग है, हमारा गृह होम डिपार्टमेंट है, सबको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उनका सभी विभाग बखूबी से काम करते रहते हैं। ह्यूमन उसकी ट्रैकिंग की स्थापना जहां 8 में की है, बाकी में सेल की गठन हम लोगों ने किया है, माने पूरे प्रदेश के हर जिले में। बस्तर के नगरनार संयंत्र के निजीकरण के विरोध में लाए गए शासकीय संकल्प पर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी संकल्प को सदन में वापस लेने की घोषणा कर दी। अब शासकीय संकल्प पर बाद में चर्चा कराई जाएगी। दरअसल बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने शासकीय संकल्प प्रस्तुतिकरण के नियमों का हवाला देकर आपत्ति जताई थी और सभी दस्तावेज मांगे थे। दस्तावेज नहीं देने पर प्रस्ताव को फिलहाल टाल दिया गया। दरअसल नगरनार इस्पात संयंत्र के निजीकरण का कांग्रेस विरोध करती रही है और सदन में इसके खिलाफ शासकीय प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को भेजना चाहती थी। छत्तीसगढ़ केंद्र सरकार के डिसइन्वेस्टमेंट के कारण बाल्को जैसी हमारी बृहद परियोजना निजी हाथों में गई है और सरकार को, छत्तीसगढ़ की आम जनता को खूब नुकसान हुआ है।
एनएमडीसी के द्वारा निर्माणाधीन नगरनार संयंत्र भी बेचने की तैयारी हो रही है। हम शासन की ओर से शासकीय संकल्प लाए हैं कि ये छत्तीसगढ़ के हित पे कुठाराघात होगा। इसको केंद्र सरकार अपने निर्णय को वापस ले। हम आज चर्चा चाहते थे। प्रतिपक्ष का कहना है हम लोग भी गुणदोष के आधार पे सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को मंजूर कर सकते हैं, कुछ और आवश्यक दस्तावेज चाहिए। तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बेहद उदारता से उनकी बातों को स्वीकार किया और आने वाले समय में इसमें चर्चा कराएंगे। हम दस्तावेज उनको उपलब्ध करा देंगे। विधानसभा में कोरोना वायरस को लेकर भी बीजेपी हमलावर रही। बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने सरकार को घेरते हुए कहा कि कोरोना को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से विफल रही। वहीं आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना को रोकने हर मुमकिन प्रयास कर रही है। वैक्सीन की तैयारियों को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी। पॉजिटिव कंफर्म केसों में 12वें स्थान पर है, एक्टिव केसों में 5वें स्थान पर है, रिकवरी के मामले में 12वें स्थान पर है और मौत जो है वो 11वें नंबर पर है और टेस्टिंग में 20वां नंबर है। आज इतना छोटा राज्य होने के बाद भी हम टेस्टिंग में पहले नंबर पे क्यों नहीं आ सकते? ये सरकार की अकर्मण्यता है। सरकार ठेके टेंडर में पैसा खर्च करना चाहती है। लोगों के जीवन को बचाने में सरकार पैसा खर्च नहीं करना चाहती। स्वास्थ्य विभाग जो भी अड़चने होंगी उनको पूरा कर लेगा। जैसे पहले भी हम लोगों ने साझा किया था कि 630 पहले के चिन्हांकित स्थान हैं जहां पर की वैक्सीन इत्यादि रखी जाती हैं। 81 और हम डेवलप कर रहे हैं और अगर आवश्यकता होगी तो वो भी डेवलप कर लेंगे। पूरे प्रदेश में पोलियो वैक्सीन, देश में पोलियो वैक्सीन, अन्य वैक्सीन इत्यादि पहुंचाने के जो कार्यक्रम होते हैं वो हमारे लिए अनुभव के आधार के रूप में है और वो अनुभव आज के इस समय में भी हमारे काम आएगा। कृषि कानून के विरोध में हो रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ किसान सभा के सदस्यों ने एक दिवसीय उपवास रखा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे किसान सभा के सदस्यों ने सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। वहीं इस तरह के प्रदर्शन के जरिए पूरे देश के किसानों को आंदोलन में जोड़ने की तैयारी भी की जा रही है। और आज देश के किसानों ने यह आह्वान किया है कि हम पूरी देश की जनता का पेट पालते हैं। आज हमारे लिए एक वक्त के भोजन का परित्याग कीजिए। हम किसानों के आंदोलन के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए सारे अलग अलग संगठनों के साथी यहाँ पर सामूहिक उपवास के जरिए उनके साथ एकता का इजहार कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि सरकार किसानों के धीरज की परीक्षा ना ले। ये आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ा जन आंदोलन किसानों ने पैदा किया है और मोदी सरकार को उन्होंने जो संदेश दिया है सरकार को ये समझना चाहिए। सत्ता में आने के बाद भी कांग्रेस नेताओं के बीच आपसी खींचतान जारी है। ताजा मामला बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बेलगहना ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के बीच का है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार बनने के बाद सभी जनभागीदारी स्कूलों में प्रतिनिधि का गठन करना है, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी अब तक समितियों का गठन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से संगठन स्तर पर काम करने में परेशानी हो रही है। हमने इसकी शिकायत प्रदेश अध्यक्ष से की है। कबीरधाम के सहसपुर के किसानों की लंबे समय से नहर विस्तारीकरण की योजना है। इधर मांग अब तक उनकी पूरी नहीं हुई है, लेकिन अब नहर विस्तार विवादों में घिर गई है। ग्रामीण भूमि अधिग्रहण में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि नहर में जिन किसानों की जमीन नहीं है उनका मुआवजा सूची में नाम है। वहीं कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्हें कम मुआवजा दिया जा रहा है। अब किसानों ने मामले की शिकायत कलेक्टर से की है। कलेक्टर ने भी ग्रामीणों की शिकायत पर निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। बन रहा है उसका, उसी बीच में मेरा ज़मीन जा रहा है, लेकिन मेरा राशि में जो मेरा 1 रुपया नहीं आया है, मेरा खसरा नंबर छूट गया है। ऐसे बहुत लोग किसान हैं जिसका खसरा नंबर छूट गया है, रकबा आयाच नहीं है। और ऐसे भी किसान का नाम आया है जो जिसका ज़मीन गयाच नहीं है, उसका भी शामिल है। इधर कांकेर से खबर, जहां धान के अवैध भंडारण पर कलेक्टर ने कार्रवाई की है। कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए यहां प्रशासन की टीम के साथ 1000 क्विंटल अवैध धान जब्त की है। राजस्व और खाद्य विभाग की ये संयुक्त कार्रवाई थी। प्रशासन ने पखांजूर के कृष्णा राइस से धान जब्त की है।
इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जो आंकड़े केंद्र ने स्वास्थ्य कर्मियों के मंगवाए वो भेज दिए गए हैं। लगभग 2,28,000 स्वास्थ्य कर्मियों के आंकड़े भेजे गए हैं। इसके अलावा वैक्सीन की जो कोल्ड चेन है उसकी तैयारियां भी लगभग पूरी हो गई हैं। इन्हीं तैयारियों का जायजा लिया हमारे न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल ने। देखिए, कोरोना वैक्सीन को लेकर छत्तीसगढ़ में भी तैयारियों का दौर तेज हो गया है। कोल्ड चेन की बात करें, सबसे पहले जो फ्रीज़र है वो यहाँ पर तैयार है। -21 डिग्री टेम्परेचर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर अंदाजे के हिसाब से फ़िलहाल तैयार है। हालांकि कैसी वैक्सीन आएगी अभी तक ये बात तय नहीं है, लेकिन ये -21 डिग्री टेम्परेचर वाले ये कोल्ड चेन वाले कूलर है। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर अगर इस टेम्परेचर में रखना होगा, जहाँ पर कुछ ख़ास कपड़ों को पहनकर ही एंट्री होती है, तो यहाँ पर इसे रखा जाएगा और उसके बाद आगे इसके सप्लाई की जाएगी। हमारे साथ इसके वैक्सीन के हेड जो है अमर सिंह ठाकुर जी भी हैं। ठाकुर साहब, क्या तैयारियां हो रही हैं वैक्सीनेशन को लेकर, क्या आप लोग कर रहे हैं? तो हमारी सभी जो भारत सरकार से जो निर्देश प्राप्त हुआ है उसके अनुसार सारी तैयारियां हमारी चल रही हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण था, एक तो हेल्थ केयर वर्कर का डाटा जो है अपलोड करने का, तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 2,28,000 तक के जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनका डाटा तो अपलोड भी हो चुका है। और इसके अलावा जो है दूसरा कोल्ड चेन स्ट्रेंथनिंग का था, तो वो कोल्ड चेन स्ट्रेंथनिंग के लिए भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कोल्ड चेन स्पेस है, जिसमें कि राज्य स्तर पर हमारा एक राज्य वैक्सीन भंडार है और रीजनल स्तर पर 3 हमारे रीजनल वैक्सीन भंडार हैं, जिसमें एक बिलासपुर में है, दूसरा अंबिकापुर में है और तीसरा बस्तर में है। इसके अतिरिक्त पूरे 28 ज़िलों में हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर है और इसके साथ साथ 599 जो है हमारा कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, जो कि CHC लेवल पे और PSC लेवल पे हैं। इसके अतिरिक्त हम 81 नए कोल्ड चेन पॉइंट जो है वो हम बनाने की तैयारी में हैं। ILR हमको 154 मिल चुका है उसके लिए, और डीप फ्रीज़र 68 डीप फ्रीज़र का हमारा आने वाला है। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक में आ जाएगा। 2 जगह के लिए, एक अंबिकापुर के लिए WIC वॉकिंग कूलर जैसा कि अभी आपने देखा, और उसी तरह से एक वॉकिंग कूलर बस्तर के लिए, और एक वॉकिंग फ्रीज़र और हम लोग राज्य वैक्सीन भंडार के लिए मांग किए हैं, तो वो भी संभवतः हमको जनवरी के पहले सप्ताह तक आने का उम्मीद है। तो कोल्ड चेन का स्ट्रेंथनिंग का काम हमारा अच्छी तरह से चल रहा है। फिर तीसरा इम्पॉर्टेंट था कि ट्रेनिंग देने का, तो ट्रेनिंग भी हमारा राज्य स्तर की ट्रेनिंग हो चुकी है, जिला स्तर की ट्रेनिंग हो चुकी है, ब्लॉक स्तर की ट्रेनिंग हमारी चल रही है। हाँ, जैसे ही वैक्सीन मिलेगा और जिस तरह के निर्देश आएंगे उसी के हिसाब से कार्रवाई कर ली जाएगी। देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। फिलहाल जो निर्देश मिल रहे हैं उसके हिसाब से चला जा रहा है। वैक्सीन हालांकि कैसी आती है, कब आती है, ये इनको पता नहीं है, लेकिन जो भारत सरकार से निर्देश आए हैं उसके मुताबिक ये तत्काल यहाँ पर काम करते हुए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ट्रेनिंग है, कोल्ड चेन बनाना है, वो तैयारियाँ यहाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं। कैमरामैन अखिलेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज़, रायपुर। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर अब भारत सहित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर और रायपुर एयरपोर्ट पर सैंपल लेने की व्यवस्था के साथ ही क्वारंटीन करने की व्यवस्था भी रखी गई है। वहीं इंदौर में यूके से लौटे 30 यात्रियों का सैंपल लिया गया, तो अब इन यात्रियों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा। इस मामले को लेकर सांसद शंकर लालवानी ने केंद्रीय विदेश मंत्री को पत्र भी लिखा है, तो 1 महीने के भीतर ब्रिटेन से आए लोगों की जानकारी भी मांगी है। बात करें रायपुर की, तो ब्रिटेन से लौटने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी और पॉजिटिव पाए जाने पर 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड पूरा करने के बाद ही यात्री अपने घर जा सकेंगे। इंग्लैंड से ही आए हुए लोगों से हमने चालू किया था और इस बार भी उनको सबको ट्रेस करके, उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को करके, उनके RT-PCR टेस्टिंग को लेके कुछ दिन के लिए क्वारंटीन आवश्यक है, अनिवार्य होनी चाहिए कि जो बाहर से, विशेष करके इंग्लैंड से आ रहे हैं, उनको क्वारंटीन में रखा जाए। और विदेश से भी आने वालों को एक नज़र फिर से दोबारा रखने की ज़रूरत है। पहले जैसे किया गया था कि उनको संपर्क करना और किन किन से वो संपर्क में आए उनको देखना, और विदेश से आने वाले लोगों को कुछ समय के लिए क्वारंटीन में रखना।
मेडिकल कॉलेज और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन दिलाने का झांसा देकर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह के 3 मास्टरमाइंड बिलासपुर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिनसे 5 लाख के साथ मोबाइल फोन भी जब्त हुए हैं। दरअसल मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने के नाम पर 3 लोगों ने शिकायत कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने 82 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। अब पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में खुदकुशी करने के लिए एक युवक फंदा लगाकर पेड़ से लटक गया। इससे पहले कि उसकी मौत हो जाती, ग्रामीण पेड़ पर चढ़ गए और फंदे की रस्सी काटकर उसे बचा लिया। युवक को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देख जिला अस्पताल उसे रेफर किया गया है। इस पूरी घटना का किसी ने वीडियो भी बनाया है, जो अब वायरल हो रहा है। मामला तखतपुर क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक बिलसर इलाके में बुधवार को एक युवक सड़क किनारे लगे बरगद के पेड़ पर चढ़ गया और फंदा लगाने लगा। स्थानीय लोगों ने उसे देखा तो उसे करने के लिए मना किया, लेकिन युवक जोर जोर से चिल्लाता रहा और फिर फंदे से लटक गया। ये देख ग्रामीण ट्रैक्टर ले आए और उसे बचाने का प्रयास करने लगे। हाथ नहीं पहुंचा तो इसी बीच एक ग्रामीण पेड़ पर चढ़ गया और फंदा काट दिया। युवक का नाम शिव सिंह मरावी है और वो कवर्धा के कुकदूर का रहने वाला है। फंदा लगाने के दौरान युवक ने चिल्लाकर कहा था कि उसे चरवाहों ने बंधक बना लिया है। फिलहाल खुदकुशी की कोशिश क्यों की, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। कांकेर में एक बार फिर भालू का आतंक देखने को मिला है। यहां भोजन की तलाश में भालू नहरपुर वन परिक्षेत्र के धान खरीदी केंद्र में पहुंच गया और दीवार फांदकर धान खरीदी केंद्र में घुस गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। वहीं इसकी सूचना वन विभाग को भी दी गई, लेकिन सूचना मिलने के बाद भी वन विभाग ने गंभीरता से इस मामले को नहीं लिया और रेस्क्यू के लिए कोई भी वनकर्मी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी देखी गई। आप देखिए भालू कितना शातिर है। घर में आप देखिए, यहाँ पर रिहायशी इलाके में दाखिल होता है, पूरा इंसानों की तरह उसकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, उसकी हरकत आप देखिए। कहने को भालू है पर हरकतें पूरी इंसानों की तरह, और ये लांग के उस तरफ चला जाता है।